अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर से हमने ऑपरेटर के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज मजीद उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर से लेकर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर तक कवर करने वाले हैं। चाहे आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हर टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और प्रैक्टिस के साथ मैं समझा रही हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिछला थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे कि ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसे ऑपरेटर्स कहा जाएगा, और जो वैल्यूज है उसे ऑपरेंड कहा जाएगा। अगर ये ऑपरेटर सिर्फ सिंगल वैल्यू के साथ काम कर रहा है तो इसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है, और अगर ये दो वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यानी दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछला रिवाइज करवा दिया, लेकिन अगर मजीद डिटेल में पढ़ना है तो पिछले लेक्चर्स भी साथ साथ कवर करें। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह के हो सकते हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसका मॉडुलस ले सकते हैं। अब ये डिवाइड और मॉडुलस क्या है, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा मजीद इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे कि दो वैल्यूज है, अगर दो वैल्यूज को डिवाइड किया जाएगा तो एक तो उसका क्वोशंट होता है जो कि उसके ऊपर होता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और एक सबसे एंड पे वैल्यू बचती है। जो सबसे एंड पे होता है इसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी अगर आप दो वैल्यू का मोड ले रहे होंगे, अगर आप उसका मॉडुलस ले रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो उसका मॉडुलस होगा। और इसी तरह अगर आप दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो जो उसका क्वोशंट होगा वो उसका आंसर होगा, यानी दो वैल्यू को डिवाइड करने के बाद क्वोशंट आंसर होगा, और अगर दो वैल्यू का मोड ले रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो उसका आंसर होगा। तो आई होप इतनी आपको क्लियरनेस हो चुकी होगी कि जो अगर दो वैल्यू का मॉडुलस लिया जाएगा तो क्या आंसर आना चाहिए और डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दो वेरिएबल्स लिए हैं और सपोज किया इनमें कुछ वैल्यूज हैं और इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने पर इस तरह का रिजल्ट आएगा। इसे भी हम करके अभी देख लेते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर उन्होंने वर्किंग बता दी है कि डिवीजन ऑपरेटर की क्या वर्किंग होगी। मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो आप फ्लोट में वैल्यू दे रहे हैं तो आंसर भी फ्लोट में आएगा, यानी कि यहाँ पर 7.0 और 2.0 दे रहे हैं तो फ्लोट में आंसर आएगा एग्जैक्ट। लेकिन अगर आप इंटीजर में वैल्यूज दे रहे हैं यानी पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रहे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। जो पॉइंट के बाद आंसर आ रहा है वो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जो इंटीजर होगा वो उसका आंसर होगा। ये वर्किंग थी किसकी, डिवीजन ऑपरेटर की। और यहाँ पर मॉडुलस की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि अगर आप एक ऐसे दो वैल्यूज का मोड ले रहे हैं जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहे, जैसे कि 3 है, 3 5 पे डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसका रिजल्ट वही आएगा, यानी 3 ही आएगा। जो अंदर होगा ना, एक तो बाहर होता है, 5 है तो 5 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 3 है वही उसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रैक्टिकल में अक्सर पूछा जाता है कि दो वैल्यूज है और एक डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, तो उसका आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि उसका आंसर फिर 3 ही रहेगा। अगर यहाँ पे उन्होंने 3 पूछा है या कोई और आपको ऑप्शन दे रखा है और कहा है कि वो डिवाइड नहीं हो रही, डिविजिबल नहीं है, तो मॉडुलस क्या आएगा, तो मॉडुलस उसके अंदर वाली वैल्यूज ही आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम जीरो के साथ किसी का मोड लें तो फिर क्या आएगा। हमें पता है अगर हम जीरो के साथ मोड लेंगे तो फिर हमें जीरो ही चाहिए होता है और एंड पे भी जीरो आ जाता है। 5 हमारा बाहर होता है, जीरो अंदर होता है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। हो सकता है आपको ये समझ ना आ रही हो, कोई मसला नहीं, लेकिन इतना समझे कि जीरो के साथ मोड लेंगे किसी का भी तो आंसर जीरो ही होगा। ओके, यहाँ पर ये चीज भी हमने क्लियर कर ली। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क ओनली विद इंटीजर वैल्यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ ही काम करेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू के साथ काम नहीं करेंगे। और मॉडुलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़हन नशीन करना है कि मॉडुलस ऑपरेटर को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। और अगर हम जीरो के साथ किसी का मोड लेंगे तो वैल्यू जीरो ही आएगी। अगर दो वैल्यू डिविजिबल नहीं है तो जो अंदर वाली वैल्यू है वही उसका डिविजिबल आंसर होगा, रिमाइंडर आंसर होगा। उसके बाद हमने ये वर्किंग देख ली है डिवीजन ऑपरेटर की। ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि बुक में क्या लिखा है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चले प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं, दो हम इंटीजर लेंगे ए और बी, और उनकी वैल्यूज ए की 10 बी की 5 रख के काम करते हैं। हमें पता है अगर हमने दो वैल्यूज को वेरिएबल्स ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ती है कि किस तरह का डाटा हम एंटर करना चाहते हैं। जैसा कि ए में हम 10 जाते हैं, बी में हम 5 जाते हैं, तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक टाइप का डाटा है।
तो हम इंट ए ले लेंगे और बी ले लेंगे। हमने दो वेरिएबल ले लिए, स्मॉल लें या कैपिटल लें आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अपर केस और लोअर केस अलग अलग समझे जाएंगे। उसके बाद मैंने कह दिया कि ए में मैं चाह रही हूँ कि 10 चला जाए, यानी जो ए वेरिएबल है उसमें वैल्यू 10 होनी चाहिए, जो बी वेरिएबल है उसमें वैल्यू 5 होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहती हूँ सी आउट, हमें पता सी आउट में शो होता है, डबल कोड में एग्जैक्ट जो हम लिखेंगे वो ही शो होगा, और मैं चाह रही हूँ कि जो ए प्लस बी है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर है। हमें पता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है इसके बाद इज इक्वल टू के बाद वैल्यू लिखी जाए, तो हमें ए वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा, यानी एक ऑपरेंड, फिर उसके ऊपर एक ऑपरेटर लगाया जाएगा प्लस का, फिर दूसरा ऑपरेंड यानी दूसरी वैल्यू इसको पी के अंदर है उसको पकड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अभी के लिए मैंने ये क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा एंड एल भी हम लिख देते हैं, और हमें पता है कि एंड एल एक अगली लाइन के लिए इस्तेमाल होता है कि इसके बाद अगर हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और जो वो डिस्प्ले हो रही होगी वो अगली लाइन पे शो हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया कि ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 10 है, तो यहाँ पे जो ए के अंदर 10 आ चुका है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर वैल्यू 5 है, दो वैल्यू है यानी दो ऑपरेंड है, उनके ऊपर एक ऑपरेटर लगाया गया प्लस का। क्या ऑपरेटर लगाया गया, प्लस का। अब ये प्लस हो जाएंगे, 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अब हम अगला ऑपरेटर इस्तेमाल करके देखते हैं, यानी सी और दोबारा से हम लिख लेंगे। आपने ये बार बार खुद लिखना है, ये ना हो कि आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है C++ में, इसके सिंटैक्स को ज़हन नशीन करना है, तो आपको ये बार बार खुद लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि अब मैं ऑपरेटर जा रही हूँ उसके ऊपर जो परफॉर्म हो वो माइनस का हो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a माइनस बी कर देंगे और एंड डाल कर देंगे। तो कितना आसान है कि हमने दो वेरिएबल लिए, उनके अंदर वैल्यू रखी, उसके बाद उनके ऊपर ऑपरेटर लगाया बस, और ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यूज होंगी, जो आंसर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम दूसरे ऑपरेटर भी जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, आपने नहीं करना, ठीक है, ये सहूलत सिर्फ मेरे लिए मुयस्सर है, आपके लिए नहीं है। अब हम जल्दी से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि डिवाइड कर दें, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक और लगा लेते हैं मोड का, ताकि हम सारे के सारे कवर कर लें साथ साथ। ओके, ये 5 के साथ मेरे कीबोर्ड पे है, आपके पता नहीं क्या होगा, मैंने यहाँ पर शिफ्ट और 5 को प्रेस किया है मोडलेस के लिए। अब हमारे पास सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इसे कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाएंगे, आप इसे कंपाइल करेंगे सबसे पहले, ताकि अगर कोई एरर होगा तो हमें शो हो जाएगा। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे रन करके देखते हैं। अब देखिए हमने रन किया है तो हमारे पास जो प्लस है वो 50 आ गया, 10 और 5 50 हो गया, माइनस भी हमारे पास 10 में से 5 किया 5 आ गया, मल्टीप्लाई किया हमारे पास 50 आ गया। अब हमने इनको डिवाइड किया 2 आया और मोड लिया, हमारे पास 0 आ चुका है। और यहाँ पर भी देखिए कि यही इन्होंने बताया कि 2 और 0 आ जाएगा, यानी आपने इसे खुद करके भी देखना है। इसे डिवाइड कीजिएगा अपना 10 और 5 को, और फिर देखिएगा कि आप क्या करेंगे, 10 और 5 को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे उसके बाद ऊपर तो आपका 2 आ जाएगा और नीचे आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से आपने इसे कवर कर लेना। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाले पॉइंट भी हमारे हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ, इससे इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, इतने को मैं कट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ a बराबर है 10 के। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमारे पास क्या आता है, एक तरफ हमारे असाइनमेंट स्टेटमेंट है, एक तरफ हमारे पास लेफ्ट वैल्यू, एक तरफ राइट वैल्यू है। राइट में आप ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कांस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 10 बराबर है a के, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो, ये वाली ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल लिया है और राइट साइड पे हमने कांस्टेंट लिया है। लेकिन यहाँ पर हमने लेफ्ट कांस्टेंट ले लिया और इधर हमने वेरिएबल लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a एक वेरिएबल है, फर्ज करें वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू ये असाइन होनी चाहिए इधर वाले को, लेकिन इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, इधर तो एक कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू किसको असाइन होगी, कहाँ पर असाइन होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी वैलिड नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पर इतनी जो स्टेटमेंट मैंने लिख दी है ये वैलिड है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जो उन्होंने बता दिया कि असाइनमेंट स्टेटमेंट होती क्या है, इज इक्वल टू का असाइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते, स्टेटमेंट कहते हैं ऑपरेटर को, हम अभी पढ़ते हैं। इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, दूसरी तरफ एक्सप्रेशन हो सकता है, उसमें कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है,
कोई भी चीज हो सकती है। ये लेफ्ट वैल्यू और आर यानी राइट वैल्यू, ये मैंने आपको समझा दिया, इतना ही आपके लिए समझना जरूरी था। और उसके बाद यहाँ पर वही जो हमने एग्जाम्पल किया है सेम वैसे ही यहाँ पर उन्होंने लिख दी थी। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, अगर हम एक सिंगल वैल्यू दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसमें कोई ऑपरेटर का नाम नहीं आ रहा, अभी सिर्फ स्टेटमेंट का नाम आ रहा है। ये सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, फिर मैंने कहा जो बी है उसको भी 10 असाइन हो जाए, तो इसका मतलब ए में भी 10 है, इस वक्त बी में भी 10 है, और इसे मैं सेव कर देती हूँ और उसके बाद मैं कहती हूँ कि सी आउट हो जाए, क्या हो जाए, ए की वैल्यू और एंडल हो जाए, और फिर मैं कहूँ कि सी आउट मुझे बी की वैल्यू शो करवा दो और एंटर। मैं कंट्रोल एस करती हूँ और इसके बाद इसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं। F9 से आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा F9 से रिकॉर्डिंग रुक जाती है, शॉर्टकट की है रिकॉर्डिंग की, तो इसलिए मैं इधर से यूज करें। तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आया। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे शो करवा दें, और ये शो हो चुका है, यानी ए में भी 10 आ चुका है और बी में भी 10 आ चुका है। अगर हमने एक सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है हमारा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नाम आ चुका है ऑपरेटर का, इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने लिया जो कि इज इक्वल टू का है, और दूसरा हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर लिया। जब इन दोनों को हम यूज करेंगे इकट्ठा तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे हम जो मैथमेटिकल के ऑपरेशन है वो ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। कैसे आसानी से कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि n प्लस इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया हमारे पास जो कि प्लस है, और इज इक्वल टू का ऑपरेटर आ चुका है जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। दोनों को इकट्ठा यूज किया, इसलिए हम इसे कहेंगे ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। बेसिकली ये इसके बराबर ही होता है, किसके बराबर, कि n के अंदर वैल्यू जानी चाहिए n को ऐड करके अगली वैल्यू के साथ। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मैं वैल्यू ले रही ए को मैंने कहा कि 10 के बराबर है, फिर मैंने कहा कि मेरा जो बी है वो 5 के बराबर है, फिर मैं चाह रही हूँ कि ए के अंदर ए प्लस बी हो। ठीक है, मैं चाह रही हूँ ए प्लस बी की जो वैल्यू हो वो असाइन हो जाए ए को, यानी ए की वैल्यू अब 10 ना रहे बल्कि 15 हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए लिखूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, मैं कहूंगी कि ए प्लस, यानी ए को प्लस किया जाएगा किसके साथ, बी के साथ, फिर जो वैल्यू होगी वो ए को असाइन हो जाएगी। तो ये था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी आप जो भी ऐड करना चाहते हैं ए के साथ, पहले उससे प्लस लिख दे, सिर्फ ए के साथ प्लस लिख दे, इसका मतलब ये है कि ए प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद। ठीक है, इसको जरा दोबारा से समझिएगा कि ए के साथ मैंने प्लस लिखा है, फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है, इसका मतलब ये है कि ए का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा प्लस का वो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद होगा, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी ए को। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नहीं ए माइनस होना चाहिए तो फिर यहाँ पर ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर साथ साथ लिखेंगे, आपने जिसके साथ ये लिख दिया है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, इस वैल्यू के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा असाइनमेंट ऑपरेटर की बाद वाली वैल्यू के साथ, तो फिर ये परफॉर्म हो जाएगा। इसको सिर्फ इस तरह से समझना जरूरी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, जिसमें एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर कि आप इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, ए प्लस इज इक्वल टू ए माइनस। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी जिसमें उन्होंने कहा कि वो सारे ऑपरेशन जो भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के हैं वो किसी इंटीजर वैल्यू पर आप परफॉर्म करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंट ए वेरिएबल लेंगे, दूसरा हम ए को 10 के बराबर रख देंगे, उसके बाद हम एक कांस्टेंट यानी 5 है उसके साथ सारे के सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अभी के लिए रेज कर देते हैं। ये मैंने दोबारा से वही लिख दिया जो कि मैंने कट किया था। यहाँ पर हम करेंगे कि हमारे पास ए किसके बराबर है, 5 के बराबर कर लेते हैं, और अगर आपने सिर्फ बुक की तरह ही करना है तो फिर बुक की वैल्यू देख लेते हैं, 10 है तो 10 कर लेते हैं। चलें, अब हमने क्या किया है, ए की वैल्यू 10 कर दी। अब हम चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू अगर 10 है तो हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस इज इक्वल टू 5 वो किसके बराबर होगा। यानी अगर मैं चाह रही हूँ कि ए का जो असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से हो कि ए की वैल्यू
ऐड हो किसके साथ, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद की वैल्यू है, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो वेरिएबल है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वाली वैल्यू उसके साथ ये वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो, तो इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि एग्जाम्पल में सबसे पहले उन्होंने वैल्यू को फाइंड किया फिर उसको शो करवा दिया। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, इसको शो करवाने से पहले मैं कहूंगी कि जो मेरे पास a है उसको अगर मैं ऐड करना चाह रही हूँ किसके साथ, 5 के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर आप देखिएगा जरा समझिएगा इसे कि a प्लस इज इक्वल टू 5, यानी a प्लस असाइनमेंट के बाद क्या है 5, इसमें 5 में ऐड हो, 10 5 में ऐड हो, फिर 10 माइनस हो 5 में, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 10 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो इस तरह से ये सारे के सारे काम को हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऐड हो जाएगी, a में क्या है 10 5 ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या शो करवाऊंगी, इस वक्त a में वैल्यू आ जाएगी जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो यहाँ पर मैं a को शो करवाने वाली हूँ। उसके बाद इसको रेज कर देते हैं ताकि हमारे लिए दूसरे तरीके से समझना आसान हो जाएगा। अब इसको ही मैं क्या करने वाली हूँ, मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। ओके, इसको हम कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V करेंगे। पहले इसे माइनस कर देते हैं, हमें पता है हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं, मुझे पता है ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी से कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे फिर कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब हम इसके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मैं चाह रही हूँ मैं 2 के साथ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 2 करते हैं और उसके बाद हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, डिवाइड के लिए डिवीजन वाला सिंबल याद रखिएगा किस तरह से लिखा जाता है, दूसरी डायरेक्शन में से मत लिखिएगा। ओके, इसे जल्दी जल्दी से हम साथ साथ कर लेते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अब ऐसा नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें और फिर इस तरह से तो काम नहीं ना बनता, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है जी। चलिए, अभी के लिए हमने कुछ ना कुछ तो काम कर लिया, अब जल्दी से देखते हैं कि हमने जो किया ये ठीक है या नहीं। आप बताएं कि ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, हो सकता है मैंने कहीं पे कोई गलती की हो, आप जरा उसे फाइंड तो करें। हम यहाँ पे 2 कर देखते हैं, आसानी रहेगी ना समझने में इसलिए। ओके, अब हम इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल में देखते हैं कोई एरर नहीं आया, तो उसका मतलब कोई एरर नहीं है। ऐसा भी नहीं होता, हो सकता है आप कहीं पे लॉजिक गलत करते हैं और हमें पता है कि वो लॉजिकल एरर होता है, सिंटैक्स एरर नहीं होता, तो उसे हमने खुद ठीक करना होता है। ओके जी, कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर के बारे में बताएगा। अब देखें कि यहाँ पर हमें आसानी से समझ आ रही है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, असाइनमेंट से पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर था वो परफॉर्म कर दिया किसके साथ, जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में वैल्यू थी और जो राइट साइड पे आपने वैल्यू लिखी, उनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया वो अर्थमेटिक ऑपरेटर था। जब ऑपरेशन परफॉर्म किया गया उसके बाद जो वैल्यू आई वो ए में चली गई, जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल था उसके अंदर वो वैल्यू चली गई। तो यहाँ पे ए के अंदर 50 है, ए के अंदर 10 है, ए के अंदर 20 आ चुका है और ए के अंदर यहाँ पर आप 10 देखते हैं आ चुका है, और यहाँ पर ए के अंदर 0 आ गया है। अब अगर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 10 25 नहीं है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 0 आ चुकी है। इसके बाद आप सी आउट में लिख दें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सी आउट मुझे ए शो करवाओ, फिर मैं लिख दूँ सी आउट मुझे ए शो करवाओ, मुझे ए देखना है, मुझे देखना है भाई ए में क्या है, मैंने इतना परफॉर्म किया है तो ए में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से सबसे पहले से कंपाइल करेंगे, बार बार कंपाइल किया करें, आदत बना लें इसकी। तो मुझे पता चल गया है कि ए में इस वक्त 0 आ चुका है, ए में 50 पहले था जब हमने शो करवाया सी आउट, फिर उसके बाद हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया माइनस का, तो ए में 10 आ गया, फिर हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ए में 20 आ गया, फिर ए में 10 आया, फिर दोबारा ए में 0 आ गया, अब 0 है ए में। और मैं कहूँ कि मुझे ए में 0 अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रही हूँ कि ए के अंदर क्या आ जाए, यहाँ पे कर लेते हैं a इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो इसमें क्या वैल्यू है, हमें पता है ए में 0 है, प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद मैं कहूँगी सी आउट मुझे ए देखना है, मुझे देखना है भाई ए में क्या है, मुझे ये कंपाइल करके देखना है कि ए में 1 होना चाहिए, 0 क्यों है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब 1 आ चुका है, ए की लाइन पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया।
इसलिए तो हमें समझ आ रही है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाती है और अगली स्टेटमेंट उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि पिछली वैल्यू टेम्परेरली उस वेरिएबल के अंदर होती है। जब हम अगली स्टेटमेंट कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो वैल्यू रिमूव हो जाती है और अगली वैल्यू वहां पे उस वेरिएबल में लिख दी जाती है। तो ये बेसिक चीजें थी जो के साथ साथ हमने कवर की। काफी लंबा लेक्चर हो गया और मेरा गला बैठ रहा है और खुश्क हो गया गला, क्योंकि इस लेक्चर से पहले भी 3-4 मतलब मुझे बार वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि कभी कहीं से शोर आ जाता है, कभी गली में आ जाता है, कभी कोई कुछ बेचने वाला आ जाता है, तो काफी टाइम लग जाता है एक लंबी वीडियो बनाने में। और मेरी कोई एडिटिंग स्किल इतनी खास है नहीं, तो मैं डायरेक्ट पूरी की पूरी एक वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। ये नहीं है कोई कहीं से काट के ऐसे नहीं बने रही मुझसे, क्योंकि इतना मेरी एडिटिंग स्किल अच्छी नहीं। ओके, तो इसीलिए वीडियोस डायरेक्ट बनती है और डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे जैसे ये चैनल इंक्रीज होगा तो फिर वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग क्वालिटी, हर चीज साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम होगा। तो चले अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।